कहानी शुरू होती है हारुतो से। एक छोटा सा लड़का जिसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 10 साल रही होगी, उसके पापा को शहर छोड़कर कहीं और जाना पड़ा और उसी दिन वो उस लड़की से विदा ले रहा था जिससे वो दिल से प्यार करता था। कम उम्र होने के बावजूद उसने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े लोग भी नहीं कर पाते मेरे दोस्त। उसने उसकी आंसुओं से भरी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, मुझे अब पापा के साथ जाना होगा, पर मैं वादा करता हूँ मैं जरूर लौट कर आऊंगा और तुमसे शादी करूंगा, चाहे मैं मर जाऊं या मरा दिया जाऊं, फिर भी मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। लड़की का दिल टूट चुका था। वो उससे अलग नहीं होना चाहती थी, पर जिंदगी हमेशा हमारी इच्छा के हिसाब से थोड़ी चलती है। और इस तरह हारुतो चला गया और साल गुजरते गए। एक दिन हारुतो बस में सफर कर रहा होता है कि उसे एक छोटी सी लड़की उसे घूरते हुए दिखाई देती है। वो समझ पाता उससे पहले ही एक भयानक हादसा हो जाता है। बस में मौजूद हर इंसान मर जाता है, बस हारुतो को छोड़कर। उसकी आंखें खुली, सर फट रहा था, चारों तरफ देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। उसका शरीर भी बदल चुका था, जगह भी अनजान, और दिमाग में अजीब अजीब यादें तैरने लगती हैं। कुछ देर बाद उसे सच पता चलता है, मरने के बाद वो एक दूसरी दुनिया में आ गया था और अब इस दुनिया में उसका नया नाम था रियो। तभी कुछ मजदूर कमरे में घुसे। उनके हाथों में एक बोरी थी जिसमें खाना रखा हुआ था। वो लोग मजे से खाने लगे। भूखा रियो धीरे से पास आया तो उनमें से एक आदमी चिल्लाकर बोला, दूर हट, तेरी बदबू से खाना खराब हो रहा है। रियो मायूस होकर बाहर चला गया और जमीन पर पड़े कुछ फलों के टुकड़े उठाकर खाने लगा। लेकिन यादें उसे छोड़ ही नहीं रही थी। दो जिस्म, दो अलग अलग जिंदगियां एक ही आत्मा के अंदर टकरा रही थी। अपने आप को संभालते हुए वो बुदबुदाया, हारुतो अपने दुनिया में मर चुका है, अब मैं रियो हूँ और मुझे आगे बढ़ना है। मैं अपनी माँ का बदला कभी नहीं भूलूंगा। उसे याद था कैसे बचपन में उसकी माँ को उसके सामने ही मार दिया गया था। तभी कुछ लड़कियां वहां आईं, साफ सुथरे कपड़ों में। वो अपनी खोई हुई बहन को ढूंढ रही थी। उन्होंने रियो से पूछा कि उसने किसी लड़की को देखा है। रियो ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता। पर लड़कियां उस पर यकीन नहीं करती और उसे गंदी गंदी बातें कहने लगती हैं। तभी एक सफेद बालों वाली लड़की आगे आती है। वो बहुत ही नर्म स्वभाव से कहती है, मेरी बहनों ने तुमसे जो कहा उसके लिए मुझे माफ करना। हम बस परेशान हैं क्योंकि हमारी बहन गायब है। मुझे तुमसे थोड़ी जानकारी चाहिए। रियो को उसका व्यवहार अच्छा लगा और वो उसे शांति से सब कुछ बता देता है। लड़की का नाम था सीलिया। वो अपनी जादुई शक्ति से अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश करती है पर उसे कुछ नहीं मिलता। लेकिन एक अजीब बात सामने आती है। रियो ही वहाँ एक ऐसा इंसान था जिसकी जादुई ऊर्जा उनकी जैसी थी। वो कैसे था वो नहीं जानती थी, पर उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। रियो को जानकारी देने के लिए उसने एक थैली भरकर पैसे दिए और वहाँ से चली गई। रियो ने थैली खोली और पैसे देखकर मुस्कुरा दिया। उसने थैली गले में बांधी और वापस काम पर जाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक आदमी उस पर झपटा और जोर से उसके सीने पर वार कर दिया। रियो जमीन पर जा गिरा। खुशकिस्मती से वार उसके सीने पर बंधी पैसों वाली थैली पर पड़ा, जिससे उसकी जान बच गई। आदमी पागल हो उठा। वो रियो को खत्म करने फिर से आगे बढ़ा। रियो डर गया था, उसका शरीर जम गया, दिमाग सुन्न। तभी एक अजीब सी लड़की उसके सामने प्रकट हुई। उसने उसके चेहरे को पकड़कर धीरे से कहा, हमारे पास वक्त नहीं है, तुम्हें अभी अपनी शक्ति जगानी होगी वरना हम दोनों मर जाएंगे। उस पल रियो को सब समझ आ गया और फिर वो दोबारा हारुतो बन गया। पहली जिंदगी की सारी यादें, उसकी लड़ाई वाली काबिलियत, सब एक झटकी में वापस आ गईं। उसने अपराधी को पकड़ा और एक ही वार में उसका सर चकनाचूर कर दिया। सांसें संभालते हुए उसने देखा कि उसके पास पड़ी पैसों वाली थैली हिल रही है। उसने उसे खोला और दंग रह गया। वहीं खोई हुई लड़की अंदर थी। वो कांप रही थी, डरी हुई, नाजुक आवाज में बोली, कृपया मुझे महल ले चलो, पापा तुम्हें इनाम देंगे, बस मुझे वापस पहुंचा दो। रियो कुछ कह पाता उससे पहले ही वो बेहोश होकर गिर पड़ी। रियो ने उस लड़की को अपने कंधे पर उठाया और उन लड़कियों को ढूंढने निकल पड़ा ताकि उसे सुरक्षित वापस कर सके। दूर से ही लड़कियों ने उसे देख लिया, लेकिन जैसे ही वो पास आया, उनमें से एक लड़की गुस्से से आगे बढ़ी और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। वो चिल्लाई, पहले तुमने झूठ बोला, कहा तुम्हें कुछ नहीं पता, और अब तुम उसे उठाकर ले जा रहे हो। तुमने ही इसे किडनैप किया है, इससे दूर हटो, इसे हाथ मत लगाना। रियो समझाने की कोशिश करता रहा, पर वो लड़की सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसके दिमाग में तो बस यही था कि रियो ही गुनहगार है। उनकी लीडर ने तलवार निकालकर रियो की तरफ तान दी। वो बोली, पहले तुमने सब कुछ नकार दिया और अब इसे वापस लेकर आए हो। तुम हमारे साथ महल चलोगे, वहाँ तुम सब सच बताओगे। अगर तुम बेगुनाह निकले तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा। रियो ने शांत होकर पूछा, और अगर मैं तुम्हारे साथ जाने से मना कर दूं तो? लड़की ने कहा, गलतफहमी में मत रहो,
ये कोई निवेदन नहीं है, ये आदेश है। और इस तरह वो रियो को अपने साथ महल ले गई। उधर दूसरी तरफ पुलिस रियो की काम वाली जगह पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने असली अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। वो उससे पूछताछ करने वाले थे, तभी एक नकाबपोश आदमी वहां आया और बोला मिशन फेल हो गया है। उसने एक छोटा सा गैजेट दबाया और पलक झपकते ही अपराधी की मौत हो गई। नकाबपोश आदमी गायब हो गया और साफ था कि वो अब आगे कुछ बड़ा प्लान कर रहा था। महल में वनीसा ने प्रिंसेस फ्लोरा को उसके कमरे में ले जाकर उसकी देखभाल शुरू कर दी। वहीं रियो को जेल में डाल दिया गया पूछताछ के लिए। एक पहरेदार ने उसे जंजीरों से बांधते हुए कहा, ध्यान से सुन, या तो मान ले कि तूने ही प्रिंसेस को किडनैप किया है, वरना मैं तुझसे सब उगलवा लूंगा। लेकिन रियो बिल्कुल मासूम था। उसने साफ कहा, मैंने किसी को किडनैप नहीं किया है। गार्ड को विश्वास नहीं हुआ। उसने रियो की बेरहमी से पिटाई करनी शुरू कर दी। बार बार जवाब मांगता रहा। रियो चोटों से टूट चुका था, पर उसने झूठ बोलने से इनकार कर दिया। उसी समय प्रिंसेस फ्लोरा को होश आ गया। वनीसा उसके बगल में बैठी उसके जागने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही फ्लोरा उठी, वनीसा ने उसे सब बता दिया। फ्लोरा घबरा कर चिल्लाई, तुमने उसे जेल में क्यों डाला? उसने मेरी जान बचाई है। उसे तुरंत यहाँ लेकर आओ, हमें उसे इनाम देना चाहिए। वनीसा भागते हुए जेल पहुंची और रियो की हालत देखकर सन्न रह गई। वो चिल्लाई, मैंने कहा था इसे नरमी से रखना, तुमने ऐसा क्यों किया? गार्ड बोला, ये जासूस है, इसी ने प्रिंसेस को किडनैप किया है। थोड़ा और समय दो, सब उगलवा लूंगा। वनीसा गुस्से से चीखी, अभी के अभी इसे छोड़ो, ये वही लड़का है जिसने प्रिंसेस को बचाया है। गार्ड हैरान रह गया। उसने रियो की जंजीरें खोल दी। वो अब भी गुस्से में था और किसी से बात नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि सीलिया से भी नहीं। सीलिया ने अपनी जादुई शक्ति से उसकी चोटें ठीक करना शुरू कर दी। धीरे धीरे उसके घाव भरने लगे। कुछ देर बाद रियो बिस्तर पर जागा। हैरान था कि उसका दर्द लगभग गायब हो चुका है। सीलिया उसके पास बैठी थी। उसने नरमी से कहा, चिंता मत करो, अब तुम सुरक्षित हो। 2 दिन बाद राजा खुद तुम्हारे सम्मान में समारोह रखेंगे और कल जो कुछ हुआ उसके लिए मैं सच में माफी मांगती हूँ। ऐसा फिर कभी नहीं होगा। रियो ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं राजा से मिलने जाऊंगा मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। मुझे ठीक से बोलना सिखा दो, मैं कोई गलती नहीं करना चाहता। सीलिया ने उसकी बात मान ली और जैसे ही उसने रियो को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, रियो के दिल में एक अजीब सी खुशी दौड़ गई, जैसे उसकी पूरी दुनिया एक पल में चमक उठी हो। कुछ ही दिनों बाद राजा ने एक भव्य समारोह में रियो को सम्मानित किया और उसे आधिकारिक रूप से नोबेल अकेडमी में दाखिला दे दिया। माहौल शांत, शानदार और गरिमा से भरा हुआ था। समारोह के बाद सीढ़ियों पर सीलिया ने रियो से मुलाकात की। उसने उसकी क्लास के बारे में बताया, सारे नियम समझाए और ये भी बताया कि वो खुद उसकी क्लास की शिक्षिका होंगी। क्योंकि रियो देर से जुड़ा था और परीक्षाएं लगभग शुरू होने वाली थीं, इसलिए सीलिया ने कहा, अगर तुम्हें किसी भी चीज में मदद चाहिए तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें पर्सनली पढ़ा दूंगी। रियो के चेहरे पर खुशी छलक आई। उसने तुरंत हामी भर दी। लेकिन जैसे ही वो क्लासरूम में दाखिल हुआ, उसे अजीब लगने लगा, क्योंकि वहाँ सभी छात्र बड़े बड़े अमीर और रईस परिवारों से आते थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि राजा ने एक गरीब लड़के रियो को उनकी एकेडमी में पढ़ने की अनुमति क्यों दी। रियो ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। कुछ देर बाद वो सीलिया के पास गया पढ़ाई करने और वहाँ सब कुछ अच्छे से चलता रहा। सीलिया के साथ उसकी पढ़ाई लगातार चलती रही और देखते देखते परीक्षा का समय आ गया। रियो पढ़ाई में इतना डूब गया था कि खुद को हद से ज्यादा थका रहा था। ये देखकर सीलिया परेशान हो गई। वो उसे समझाती रही, थोड़ा आराम कर लो रियो, तुम अभी नए हो यहाँ, ग्रेड्स ही सब कुछ नहीं होते। रियो ने कहा, मैं बस सीखना चाहता हूँ, बस इतना ही। और फिर परीक्षा शुरू हुई। सबने पूरी मेहनत से टेस्ट दिए। करीब 1 महीने बाद रिजल्ट लगा दिए गए। सब जमा हो गए ये देखने कि रियो कैसा कर पाया और सब दंग रह गए। रियो ने पहला स्थान हासिल किया था। एक लड़का गुस्से में फूट पड़ा, ये कैसे हो सकता है, इसने जरूर चीटिंग की है, किसी ने इसकी मदद की होगी। वो बेहुदा आरोपों पर उतर आया था। तभी प्रिंसेस क्रिस्टीना आगे आई और सख्त आवाज में बोली, अगर तुम्हारे पास चीटिंग का कोई सबूत नहीं है तो तुम्हारा ऐसा बर्ताव शर्मनाक है। वो शर्मिंदा होकर चुपचाप पीछे हट गया। अब 5 साल बीत गए। एक दिन तलवारबाजी के टीचर ने रियो की स्किल देखी और उसे 2 और स्टूडेंट्स के साथ आने वाले बड़े टूर्नामेंट के लिए चुन लिया। कई स्टूडेंट्स ने इसका विरोध किया, लेकिन टीचर ने साफ कहा, रियो लड़ेगा और यही अंतिम फैसला है। टूर्नामेंट से पहले रियो जब सीलिया के साथ खड़ा था तो उसने पूछा, ग्रेजुएशन के बाद तुम क्या करोगे? रियो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मैं इस देश से चला जाऊंगा। मैं अपनी माँ की धरती पर जाना चाहता हूँ, जिसके बारे में वो बचपन में मुझे बताती थी। सीलिया का चेहरा उतर गया, उसका दिल टूट गया, पर उसने सामने से कुछ नहीं दिखाया। दिन बीते और टूर्नामेंट शुरू हो गया। 3 स्टूडेंट्स 3 नाइट्स को चुनौती देने वाले थे, ये दिखाने के लिए कि उन्होंने क्या सीखा। पहली बारी रियो की थी। जब रेफरी ने उसका नाम पुकारा तो एक दूसरा स्टूडेंट उसे चिढ़ाते हुए बोला, कोशिश करना कि हमें शर्मिंदा मत कर देना, जल्दी हार जाना और स्टेज से उतर जाना। रियो ने उसे अनदेखा किया और एरिना में कदम रख दिया। रेफरी ने उसके अपोनेंट को बुलाया, चार्ल्स आगे आओ। रियो ने तुरंत उसे पहचान लिया। ये वही आदमी था जिसने रियो पर पहली बार किले में शक किया था और उसकी वजह से चार्ल्स की रैंक गिर गई थी। राजा ने उसे सजा भी दी थी, इसलिए वो आज भी रियो से नफरत करता
करता था। सिग्नल मिलते ही चार्ल्स ने हमला शुरू कर दिया, तूफान की तरह वार पर वार। रियो को सांस लेने तक का मौका नहीं दे रहा था। दर्शक सोच रहे थे कि रियो अब हार जाएगा, लेकिन तभी रियो ने अचानक पलटवार किया और चार्ल्स का हथियार गिरा दिया। रेफरी हैरान रह गया और बोला, विजेता रियो। चार्ल्स कांपते हुए चीखा, मैं बस अपना पूरा दम नहीं लगा रहा था, मुझे एक और मौका दो। रेफरी ने डांटते हुए कहा, बस करो, तुम सबके सामने हारे हो, अपनी हार स्वीकार करो। चार्ल्स मजबूरी में चुपचाप चला गया। सीलिया और टीचर खुशी से झूम उठे और भीड़ रियो की स्किल देखकर दंग रह गई, सिर्फ चार्ल्स को छोड़कर। उसी रात चार्ल्स अकेले बैठा शराब पी रहा था। वो बड़बड़ा रहा था, ये लड़का, ये मुझे मेरी सबसे काली याद दिलाता है। हर बार इसे देखकर मुझे अपमान महसूस होता है। मैं इसका चेहरा फिर कभी नहीं देखना चाहता। उसका साथी बोला, तुम इसे कब से जानते हो? चार्ल्स ने जवाब दिया, 5 साल पहले जब प्रिंसेस फ्लोरा का किडनैप हुआ था, उसी ने उसे बचाया था। और जब मैंने उसकी पूछताछ की, मुझे लगा वो झूठ बोल रहा है, तो मैंने उसे छुपा दिया था। राजा ने मुझे इसी बात पे सजा दी थी। वो आदमी सुनकर चुप हो गया और रियो के बारे में शक उसके दिल में बढ़ने लगा। उसे लगने लगा कि शायद रियो ही वो इंसान है जिसने असली अपराधी को मारा था और शायद वो रॉयल फैमिली के लिए खतरा भी हो सकता है। उधर सीलिया एक पेड़ के नीचे रियो का इंतजार कर रही थी। तभी एक और लड़की आई और उसने रियो से प्यार का इजहार कर दिया। रियो ने कोई जवाब नहीं दिया, लड़की चली गई। पर सीलिया ये सब देख चुकी थी और उसके दिल पर गहरा असर पड़ा। शायद वो सच में रियो को दिल से चाहने लगी। कुछ समय बाद जब सीलिया स्टूडेंट्स के ग्रेजुएशन फॉर्म्स देख रही थी, उसे पता चला कि रियो ने अभी तक अपना फॉर्म जमा नहीं किया है। उसे शक हुआ, शायद रियो इस किंगडम में रुकने का कोई इरादा ही नहीं रखता है। ये सोचकर उसके दिल में उदासी भर गई। नया सेमेस्टर शुरू हुआ और अब सीलिया मैजिक पढ़ा रही थी। बाकी सारे स्टूडेंट्स तो अपना मैजिक इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन रियो दिखावा कर रहा था कि उसे कुछ नहीं आता, जबकि सच में उसकी छुपी हुई मैजिकल एनर्जी बाकी सबसे कई गुना ज्यादा थी। पर किसी को इसका अंदाजा तक नहीं था। क्लास खत्म होने के बाद जब सब चले गए, रियो सीलिया के पास पहुंचा, लेकिन तभी एक स्टूडेंट आगे आया और रियो को उसके सामने चिढ़ाने लगा। वो बोला, ओए निकम्मे गंवार, लड़कियों के पीछे घूमना बंद कर दे, नहीं तो मैं आपा को बैठूंगा। तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं तू रोज कैसे फ्लर्ट करता है? रियो चुप रहा, पर सीलिया भड़क गई और चिल्लाई, बस वो कुछ भी ऐसा नहीं करता जैसा तुम बोल रहे हो। लड़का गुस्से से तड़पड़ा गया पर कुछ नहीं कर पाया और वहां से चला गया। अगले दिन स्टूडेंट्स को एक फील्ड मिशन दिया गया, जंगल की खोज करना और उसके आखिरी छोर तक पहुंचना। एक सीनियर स्टूडेंट स्टील ने सबको इलाके के बारे में बताया, कहां जाना है, क्या करना है, सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था। तभी एक नया नक्शा सामने आया। कहा जाता है कि ये स्टुअर्ट परिवार का पुराना नक्शा है, वही परिवार जिससे वो घमंडी लड़का आता था। उसने दावा किया कि इस नक्शे में एक शॉर्टकट है जो उन्हें जंगल के अंत तक बहुत जल्दी पहुंचा देगा। और सबने उसी की बात मानी और स्टील को लीडर मानकर आगे बढ़ते गए। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें कुछ कमजोर से मॉन्स्टर्स मिले जिन्हें उन्होंने चुटकियों में खत्म कर दिया। फिर वो आगे बढ़े, लेकिन अचानक वो एक बंद रास्ते पर पहुंच गए। सब हैरान थे। किसी ने पूछा, स्टील रास्ता कहाँ है? वो लड़का सच में हैरान दिख रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि रास्ता गायब कैसे हो गया। अचानक पीछे से खतरनाक मॉन्स्टर्स का झुंड हमला कर देता है। पूरी टीम फंस जाती है। एक मॉन्स्टर ने भाले से उस घमंडी लड़के की टांग पर वार किया। वो दर्द से चीखते हुए गिर पड़ा और गिरते गिरते प्रिंसेस फ्लोरा से टकरा गया, जिससे फ्लोरा एकदम क्लिफ के किनारे लुढ़कने लगी। उसी पल रियो ने अपने सारे सामान फेंक दिए और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके फ्लोरा को ऊपर खींच लिया, लेकिन खुद नीचे गिर गया। गिरने से उसे चोट तो नहीं आई, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वापस जाके सबका कैसे सामना करेगा और वो जो हुआ उसे वो कैसे समझाएगा। उधर ऊपर बाकी स्टूडेंट्स ने मिलकर उस मॉन्स्टर को मार दिया। उस घमंडी लड़के की टांग का इलाज भी कर दिया गया। जब उससे पूछा गया, क्या तुमने फ्लोरा को धक्का दिया था? तुमने उसे लगभग मार ही दिया था। उसने सब कुछ झूठ बोलकर नकार दिया। उसने कहा, रियो वो नौकर, वो तो मॉन्स्टर से डर गया था, उसी ने मुझे धक्का दिया था, जिससे मैं फ्लोरा पर गिर गया और गिल्ट में रियो खुद ही कूद गया सजा झेलने के लिए। कितना घिनौना! झूठ बोलने की हिम्मत भी कर ली उसने। और अफसोस की बात, सबने उसकी बातों पर यकीन कर लिया, सिर्फ फ्लोरा को छोड़कर। वो सच जानती थी और वो किसी भी तरह रियो को ढूंढना चाहती थी। उधर उसी समय कोई आदमी परछाई में छुपकर पूरे घटनाक्रम को देख रहा था। वो रियो पर शक करके उसे जाल में फंसाने का प्लान कर रहा था, ताकि वो उसकी असली ताकत को जांच सके और ये पक्का कर सके कि वो वही इंसान है जिसने कई साल पहले उस अपराधी को मारा था। जंगल में बाकी स्टूडेंट्स आराम से चल रहे थे, लेकिन रियो छुपकर थोड़ी दूरी पर चल रहा था। वो उस घमंडी लड़के की झूठी बातें सुन रहा था और सोच रहा था कि अब वो शहर वापस नहीं जाएगा। उसे डर था कि कहीं उसकी वजह से और मुसीबत न हो जाए। वैसे भी वो उसे वहां कभी अच्छा नहीं लगता था। बहुत पहले से वो ये सोच रहा था कि एक दिन ये जगह छोड़ ही देगा। तभी अचानक एक बहुत बड़ा और अजीब सा मॉन्स्टर स्टूडेंट्स के सामने आ खड़ा हुआ। सबने मिलकर मैजिक से हमला करने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। वो मॉन्स्टर बहुत ही ताकतवर था। उसने कई स्टूडेंट्स को पटक कर घायल कर दिया और हंसते हुए उनकी तरफ ऐसे बढ़ने लगा जैसे वो उनके लिए सिर्फ शिकार हो। सबको समझ में आ गया कि वो जीत नहीं सकते, इसलिए सब डरकर भाग गए, सिवाय फ्लोरा के। फ्लोरा ने रास्ते में घायल पड़े स्टूडेंट्स को देखा और उन्हें बचाने के लिए वहीं रुक गई। मॉन्स्टर ने उसे देख लिया और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। फ्लोरा डर के मारे कांप रही थी और जान बचाने के लिए चिल्लाई, हेल्प, कोई है, बचाओ। लेकिन रियो जैसा लेजेंड आसपास हो और ऐसी घटना हो जाए, ये कैसे हो सकता है? अगले ही पल रियो अचानक वहां प्रकट हुआ और एक ही वार में मॉन्स्टर का हाथ उड़ा दिया। वो चिल्लाया,
फ्लोरा यहाँ से अभी भागो। फिर उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेट कर ली और मॉन्स्टर से भयंकर लड़ाई शुरू कर दी। फ्लोरा स्टन्ड होकर रियो को देख रही थी। उसके अंदर की असली ताकत देखकर वो दंग रह गई थी। रियो ने जबरदस्त स्किल दिखाते हुए मॉन्स्टर को पछाड़ दिया। फिर उसने अपनी एनर्जी तलवार में भरी और एक ही क्लीन स्ट्राइक में मॉन्स्टर का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। रियो ने पूरी तरह अकेले उस दानव को मार गिराया। थोड़ी देर बाद बाकी स्टूडेंट्स वहां पहुंच गए, लेकिन रियो ने तुरंत अपनी ताकत से खुद को गायब कर लिया ताकि कोई उसे पहचान न पाए। बस एक इंसान था जो परछाई में छुपा पूरी लड़ाई देख चुका था। अब उसे रियो की असली पहचान पर पक्का यकीन हो चुका था और उसके मन में कुछ बहुत काले इरादे थे। दिन के आखिर में जब सारे स्टूडेंट्स वापस महल पहुंच चुके थे, सीलिया कुछ सामान लेकर राजा के पास जा रही थी। जैसे ही उसने दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ उठाया, अंदर से रियो का नाम सुनाई दिया। वो रुक गई। उसने ध्यान से कान लगाया, फिर धीरे से दरवाजे के पास जाकर सुनने लगी। अंदर वो घमंडी लड़के का बाप राजा से कह रहा था कि आज जो भी हुआ है वो मेरे बेटे की गलती है। मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं उसे कोई सजा नहीं दिलवा सकता, इसलिए हमें पूरा दोष रियो पर डालना चाहिए। ये सुनकर राजा कुछ पल तक सोच में पड़ गया। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, जब तक एक आम लड़के पर इल्जाम डाला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। रॉयल फैमिली और स्टुअर्ट फैमिली को कमजोर नहीं दिखना चाहिए। राजा ने कहा, जो करना है करो, और उसके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि वो क्या करने वाला है। सीलिया ये सब सुनकर डर गई। उसका दिल रियो के लिए घबराने लगा और वो सीधा लाइब्रेरी की तरफ भागी। कुछ देर बाद रियो भेस बदलकर लाइब्रेरी आए ताकि जाने से पहले आखिरी बार गुड बाय बोल सके। सीलिया उसे देखते ही उसकी तरफ भागी और उसे कसकर पकड़ लिया। उसके शरीर को चेक किया कि कहीं वो घायल तो नहीं है। जब उसे यकीन हो गया कि रियो ठीक है, तब उसने उसे बैठाया। रियो ने सारी बातें डिटेल में बताई। सच्चाई सुनकर सीलिया का गुस्सा फट पड़ा, पर वो करे भी तो क्या। रियो ने कहा, मैं अब इस शहर में नहीं रुक सकता, मुझे तुरंत निकलना होगा, और क्योंकि तुम मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी इंसान हो, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया था, गुड बाय बोलने। सीलिया ये सुनकर उदास हो गई। वो बोली, अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारे लेटर्स का इंतजार करूंगी, बस मुझे ज्यादा इंतजार मत करवाना। रियो बोला, ठीक है, पर मैं लेटर्स एक नया नाम लिखकर भेजूंगा, हरुतब, ताकि कोई शक न करे। गुड बाय सीलिया। सीलिया फिर से दौड़कर उससे लिपट गई। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, उसने धीरे से कहा। रियो चला गया और सीलिया की आंखों में आंसू आ गए। वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। वो उनके बिताए हर पल को याद कर रही थी और अकेली बैठकर रोने लगी। रियो जंगल के रास्ते नागुमो सिटी की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में वो आर्सलिन सिटी पहुंचा और थोड़ा आराम करने और खाना खाने लगा। वहां उसने वांटेड पोस्टर्स देखे और राहत की सांस ली। उसका नाम लिस्ट में नहीं था। वो एक रेस्टोरेंट में गया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। वो आगे ही बढ़ रहा था कि पीछे से किसी ने चिल्लाया, रामेन। रियो चौंक गया। रामेन यहाँ? उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था। वो बैठा, एक कटोरा रामेन खाया और फिर दुकानदार से पूछा, तुम्हें ये मसाले और सामग्री कहाँ से मिलती है? दुकानदार ने सामने वाली दुकान की तरफ इशारा किया। रियो वहां गया और सारी जरूरी चीजें खरीद ली। उसके बाद उसने सीलिया को लेटर भेजा कि वो सुरक्षित है और सब कुछ ठीक चल रहा है। फिर वो शहर छोड़कर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। जंगल में चलते हुए सामने उसे एक लड़की जमीन पर पड़ी दिखाई दी। रियो को लगा कि उस लड़की को मदद की जरूरत है, पर जैसे ही वो उस लड़की के पास गया, उस लड़की ने रियो ने हाथ पर एक नुकीले चीज चुभो दी। रियो तुरंत दूर हट गया। उसने अपना सामान नीचे गिरा दिए और अपनी पावर से खुद को हील करने लगा। वो बोला, मैं तुम्हें मुझे मारने नहीं दूंगा। फिर दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। लड़की बेहद ताकतवर थी, डेमी बीस्ट जैसी एनर्जी इस्तेमाल कर रही थी और मैजिक भी बड़ी सफाई से चला रही थी। शुरू में रियो समझ ही नहीं पाया कि उसे कैसे हैंडल करे, इसीलिए वो उसका फाइटिंग स्टाइल ध्यान से पढ़ने लगा। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि लड़की का पूरा ध्यान एक खास डैगर पर टिका हुआ है, तो रियो ने जानबूझकर अपनी डिफेंस में एक खाली जगह छोड़ी ताकि वो उस तरफ वार करे। जैसे ही लड़की झपटी, रियो ने पूरी ताकत के साथ पलटवार किया, उसे जमीन पर गिरा दिया और उसका हथियार छीन लिया। रियो शांत आवाज में बोला, तुम हार चुकी हो। लड़की पकड़ी जा चुकी थी, लेकिन अचानक उसकी आंखें बदल गईं। वो जोर जोर से रोने लगी और अपनी माँ को पुकारने लगी। रियो समझ नहीं पाया कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने अपनी शक्ति से उसे शांत करने की कोशिश की और कुछ ही देर में वो बेहोश हो गई। उसके दिमाग में पुराने पल चमकने लगे। वो असल में हरुटो वाले ही दुनिया से आती थी। वो वही लड़की थी जो उसी बस में थी जिसमें हरुटो की मौत हुई थी। उसकी मौत के बाद वो भी इसी दुनिया में जागी, बट एक स्लेव बनकर। स्टुअर्ट के बिगड़ैल बेटे की। वो कमीना हर दिन उसे तंग करता था, उसे मारता था जब तक वो खड़े रहने लायक भी ना रहे। उसकी गर्दन पर एक स्लेव कॉलर था जो उसके थोड़ी सी भी नाफरमानी पर पूरे शरीर में बिजली के झटके भेजता था। रियो ने जब कॉलर देखा, उसे समझ आ गया कि किसी ने उसे मजबूर किया होगा उस पर हमला करने को। रियो ने पूरा ध्यान लगाकर वो स्पेल ढूंढना शुरू किया जिससे कॉलर हटाया जा सके। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार रियो कामयाब हुआ। कॉलर टूट गया। कुछ देर बाद लटीना जागी और रियो को अपने सामने खड़ा दिखा। उसका हाथ उसकी तरफ बढ़ा हुआ था। डर के मारे वो पीछे हटने लगी और रियो के पीछे रखे नाइफ्स उठाने की कोशिश करने लगी। रियो ने शांत आवाज में कहा, ट्राई मत करो, इसका कोई फायदा नहीं। मुझे पता है तुमने मजबूरी में हमला किया, पर अब टेंशन मत लो, तुम आजाद हो। रियो ने उसे सब सच बताने को कहा और जब उसे यकीन हो गया कि रियो उसे
नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो टूट कर रो पड़ी और सारी बातें बता दी। स्टुअर्ट ने उसे हुक्म दिया था कि जैसे ही रियो शहर से बाहर निकले उसे मार दे, सबूत तक न बचे। इसीलिए रियो का नाम वांटेड लिस्ट में नहीं था। रियो को सब समझ आ गया, ये सब उसी घमंडी लड़के की हरकतें थीं। रियो ने कहा, ठीक है, तुम अब आजाद हो, मैंने तुम्हारी जंजीरें तोड़ दी हैं। अगर तुम अपने बीस्ट के लोगों के पास लौटना चाहती हो तो उधर 2 दिन चलो, वो तुम्हें मिल जाएंगे। कभी वापस स्टुअर्ट के पास मत जाना। रियो अपना बैग उठाकर जाने लगा, लेकिन लटीना उसके पीछे पीछे चलने लगी। रियो मुड़ा और बोला, मेरे पीछे क्यों आ रही हो? लटीना बोली, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, मुझे अकेला चलना बिल्कुल पसंद नहीं, प्लीज मुझे मत छोड़ो। रियो गुस्से में बोला, तुम एक्सपेक्ट क्या करती हो? तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से माफ कर दूंगा? सपना देख रही हो। लटीना डर के मारे कांपने लगी। फिर धीरे से अपनी जेब से टूटा हुआ स्लेव कॉलर निकाला और रोते हुए बोली, मुझे अपने साथ ले चलो, चाहो तो मुझे अपनी स्लेव बना लो, बस मुझे अकेला मत छोड़ो। रियो उसके शब्दों से पिघल गया। उसने पूछा, तुम्हारा नाम? वो बोली, लटीना। रियो मुस्कुराया, ठीक है लटीना, आज से तुम मेरे साथ यात्रा करोगी, चलो। लटीना इतनी खुश हो गई कि वो रोते रोते मुस्कुरा उठी। रास्ते में दोनों खाना खाने के लिए रुके। ये उसकी जिंदगी में पहली बार था जब उसने अच्छा खाना खाया था। वो खुशी के मारे रोते हुए खा रही थी। रियो हंसकर बोला, आराम से खाओ, कोई तुम्हारा खाना छीनने वाला नहीं है, इतनी जल्दी क्यों खा रही हो? पहले तो उसने सुना ही नहीं, बस खाती ही जा रही थी। फिर उसने रियो की बात समझी और बोली, ये पहली बार है जब किसी ने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया है, मैं बस बहुत खुश हूँ। रियो ने कहा, अब से तुम हर दिन अच्छा खाना खाओगी और कोई तुम्हें हाथ तक नहीं लगाएगा। उधर दूर सीलिया हरूटो का लेटर पढ़ रही थी और उसके चेहरे पर सुकून और खुशी दोनों थी। वो उसे बहुत याद कर रही थी और मन ही मन उसके लिए शुभकामनाएं कर रही थी। उस रात रियो और लटीना ने जंगल में कैंप लगाया। रियो ने एक कटोरा रामेन निकाला और उसे स्पगेटी की तरह तैयार करने लगा। उसकी हैरानी की बात यह थी कि लटीना ने उसे तुरंत पहचान लिया और अपने पुराने दुनिया वाले नाम से पुकारा। रियो चौंक गया, तुम्हें इसका नाम कैसे पता? मैं इसे पहले खाया करती थी। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि कहाँ खाया था, लेकिन रियो को शक होने लगा कि शायद लटीना भी उसी दुनिया से आई है, पर वो अभी पक्का नहीं था। उस रात जब वो सोई तो उसे डरावने सपने आए, जापान की झलकियां और वो हादसा जिसने उसकी जान ले ली। तभी रियो को पूरा यकीन हो गया कि वो भी उसी दुनिया से है जहाँ से वो आया है। उसे उसके लिए गहरा दुख महसूस हुआ और उसके दिल में लटीना के लिए लगाव और बढ़ गया। सुबह होते ही वे अपनी यात्रा पर निकल पड़े। दोनों के बीच का बंधन और मजबूत हो गया। लटीना ने रियो को एक बड़े भाई की तरह मानना शुरू कर दिया, एक ऐसा रक्षक जो हर खतरे से उसकी रक्षा करेगा। वो रियो के साथ सच में खुश थी। आखिरकार वो दोनों एक घने जंगल में पहुंच गए। वहीं रियो की नजर एक अजीब से पेड़ पर पड़ी जिसे लटीना देख ही नहीं पाई। उसे कुछ गड़बड़ लगी तो वो पेड़ के पास गया और बोला, चलो आज यहीं रुक जाते हैं, सुबह आगे बढ़ेंगे। लटीना टेंट में जाके सो गई। थोड़ी देर बाद रियो भी अंदर आया, लेकिन तभी उसे बाहर कुछ आवाज सुनाई। वो बाहर निकला और दंग रह गया। सामने एक भेड़िया उसे घूर रहा था। अगले ही पल भेड़िए से तेज रोशनी निकली और 4 बीस्ट किन लड़कियां उसके आसपास आ खड़ी हो। रियो पूरी तरह से घबरा गया। वो समझ ही नहीं पाया कि ये लोग उससे चाहते क्या है। उसने बचाव करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, लेकिन वो सब उस पर लगातार हमला करती रही। फिर उनमें से एक लड़की उससे पूछताछ करने आगे आई और दूसरी टेंट में चली गई। वहां उसे लटीना मिली। उसे देखते ही उसने मान लिया कि रियो ने उसे किडनैप किया है। गुस्से में उन सब ने रियो की बुरी तरह पिटाई कर, इतना कि वो बेहोश हो गया। अंधेरा छाते ही रियो के सपने में फिर वही रहस्यमयी लड़की दिखाई। वो बोली, कैसे हो हारुतो? काफी समय हो गया, माफ करना मैं अभी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, पर इतना जरूर करूंगी कि तुम्हें एक अच्छा सपना। और वो गायब हो। रियो की आंख खुली तो उसने खुद को बिस्तर पर बंधा हुआ पाया। वही लड़कियां अंदर आईं, उनके साथ गांव की बुजुर्ग प्रीस्टेस भी थी। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कह पाती, लटीना भागती हुई अंदर आई, सीधा रियो से लिपट गई। वो उसे सही सलामत देखकर रो पड़ी। वो काफी ज्यादा डर गई। वो बोली, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाई। ये तुम्हारे साथ किसने किया? ये देखते ही उन लड़कियों को अपनी गलती समझ में आ गई। उन्होंने माफी मांगी और रियो को खोल दिया। बुजुर्ग प्रीस्टेस ने कहा, कल हम औपचारिक तौर पर माफी मांगेंगे, अभी तुम आराम करो। रियो ने सिर हिला दिया। अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या था। अगली सुबह रियो ने उससे उस अजीब पेड़ के बारे में पूछा और क्यों सिर्फ वही उसे देख पा रहा था। वो बोली, ये स्पिरिट्स की वजह से होता है। जिनके पास स्पिरिट्स की शक्ति होती है वो उस पेड़ को देख सकते हैं। क्या तुम स्पिरिट्स का इस्तेमाल करते हो रियो? रियो बोला, कुछ ऐसा ही। वो उसे गांव के पवित्र रूम में ले गई जहाँ 2 और बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने बहुत सम्मान से रियो से बात की और सबसे पहले उसकी पिटाई के लिए
लिए माफी मांगी। फिर बोले, तुमने हमारी एक संतान की जान बचाई, इसलिए तुम इनाम के हकदार हो। रियो ने कहा, लटीना को अपने पास रख लो, वो मुझसे बहुत जुड़ गई है, मगर मेरा सफर खतरनाक है, मैं शायद उसे हमेशा सुरक्षित ना रख पाऊं। बुजुर्ग प्रीस्टेस मुस्कुराई और बोली, हम तो पहले से ही उसे यहीं रखने वाले थे, कोई दूसरा इनाम चुनो रियो। रियो बोला, अगर यहाँ कोई है जो मुझे स्पिरिट्स की कला सिखा सके तो मेरे लिए वही काफी है। सबने हामी भर दी। तभी एक औरत अंदर आई, उसे देखते ही सब खड़े हो गए। उसका नाम डोरिस था, वही सेक्रेड ट्री की स्पिरिट। गांव वाले उसकी बहुत इज्जत करते थे। डोरिस ने रियो के पास जाकर उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, अजीब, तुम्हारे अंदर एक इंसानी रूह सो रही है। रियो हैरान रह गया, क्या मतलब, मेरे अंदर दूसरी सोल है? डोरिस बोली, हाँ, तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो किसी और के पास नहीं है। तुम्हारे अंदर एक सोई हुई ह्यूमन सोल मौजूद है, अगर वो जाग गई तो तुम्हें बहुत बड़ा सहारा देगी और तुम्हारी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। रियो को डोरिस की बातों का पूरा मतलब समझ तो नहीं आया, लेकिन उसने हल्का सा सिर हिलाया और बोला, ठीक है। दिन बीतते गए और रियो ने गांव में अपनी कड़ी ट्रेनिंग शुरू कर दी। वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा था। जंगल में मौजूद हर किसी की गाइडेंस में वो नई नई स्किल सीख रहा था। उधर लटीना अब 3 डेमी ह्यूमन लड़कियों के साथ साफ सुथरे घर में रहती थी। उसकी आंखों में पहली बार सच्ची खुशी दिखाई दे रही। इसी बीच एक अपराधी एक छोटे लड़के के साथ गुफा की तरफ जाता हुआ देखा गया। गुफा के सामने आकर उसने लड़के से कहा, यहीं रुको, मैं अंदर एक काम करके तुरंत वापस आता हूँ। कुछ ही मिनटों में वो बाहर आया। उसके हाथ में एक ड्रैगन एग था। लड़का घबरा गया और पूछ बैठा, आपने इसे क्यों लिया? वो आदमी बोला, ये तेरी चिंता की बात नहीं है, मैं इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करूंगा, बस इसे उठाए रखना, शहर तक साथ लेके जाना है। लड़का मान तो गया, लेकिन उसकी बेचैनी साफ दिख रही। वो डरते हुए बोला, अगर ड्रैगन्स आ गए तो? हमने उनका अंडा क्यों उठाया? वो आदमी शैतानी हंसी हंसा, आराम कर, हम काफी दूर आ चुके हैं। लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, उसकी हंसी गायब हो गई। गुस्से से भरे दर्जनों ड्रैगन्स सीधे उसी दिशा में उड़ रहे थे। उसी वक्त रियो और लटीना को गांव के ऑफिशियल मेंबर के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। डोरिस ने खुद उन्हें बिलोंगिंग का सील दिया था। उनके सम्मान में बड़ी धूमधाम से जश्न मनाया जा रहा था। लटीना अब पूरी तरह वहां घुल मिल गई थी और अपनी नई जिंदगी को दिल से पसंद करने लगी। ये सब देखकर रियो ने तय कर लिया कि अब वो उसे अपने जाने का फैसला बता देगा। दूसरी तरफ अपराधी और उसका साथी जंगल के पास एक जगह पर रुके। आदमी बोला, आज रात यहीं रुकते हैं, ये गोली खा लो, मैं आसपास का इलाका देख कर आता हूँ। लड़के ने गोली तो ले ली, मगर उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। आदमी ने मैजिक का इस्तेमाल किया और आसमान की तरफ उड़ गया, सीधे ड्रैगन्स के नेस्ट की तरफ। वो बड़बड़ाया, अब असली प्लान शुरू होता है। उधर रियो लटीना को लेकर जंगल के अंदर चला गया। वो उससे अकेले में बात करना चाहता था, अपना फैसला बताना चाहता था। लटीना मुस्कुराती हुई उसके साथ चल रही। वो बोली, चलो वापस चलते हैं, जश्न अभी भी चल रहा होगा, हम यहाँ क्यों आ रहे हैं? रियो ने कहा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। पहले एक सवाल, क्या तुम्हें गांव की जिंदगी पसंद आई? वो खुशी से बोली, मुझे यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, सब लोग अच्छे हैं, मेरे दोस्त हैं, यहाँ की जिंदगी शांत और प्यारी है। रियो मुस्कुराया, ये सुनकर अच्छा लगा, लेकिन अब मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। मैं गांव से निकलने वाला हूँ अकेले, मेरा सफर खतरनाक है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। लटीना वहीं रुक गई। उसकी आंखों में उदासी उतर आई। धीरे से बोली, नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। रियो समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसका सफर मुश्किल है, लेकिन लटीना का दिल टूट चुका था। वो बिना कोई जवाब दिए चुपचाप वापस चल दी। इसी बीच शहर में अलार्म बजने लगे। ड्रैगन शहर की तरफ बढ़ रहे थे। गार्ड्स तुरंत अलर्ट कर दिए गए। उधर ड्रैगन्स की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर वो अपराधी उनके नेस्ट में घुस गया और एक एक करके उसने सारे एग्स चुरा लिए। जाहिर सी बात थी कि उसके इरादे बेहद खतरनाक। कुछ गेमी ह्यूमंस ने उस छोटे लड़के को देखा और पूछताछ करने आगे बढ़े तो लड़का घबरा गया। उसने अपने साथ आए हॉक को छोड़ा और मौके का फायदा उठाकर भाग निकला। वो खुशी हो रहा था कि बच गया। तभी आसमान से एक विशाल ड्रैगन उसके सामने उतरा। उसकी किस्मत वहीं खत्म हो। उधर अपराधी सारे ड्रैगन एग्स इकट्ठे कर चुका था। उसने लड़के को दी हुई गोली को हाथ से रगड़ कर तोड़ा और लड़का वहीं गिर पड़ा। उसकी मौत तुरंत हो गई। जो एग वो उठाए हुए था वो लुढ़कता हुआ जाकर लटीना के सामने आकर रुका। ड्रैगन ने टूटा हुआ अंडा देखा और गुस्से में आग बबूला हो गया। उसे लगा कि लटीना ने ही उसका एग तोड़ा है। ड्रैगन पूरी ताकत से लटीना पर झपटा। एक डेमी ह्यूमन लड़की उसे बचाने के लिए आगे दौड़ी, लेकिन एक ड्रैगन के सामने भला कौन टिक सकता है। ड्रैगन ने एक ही बार में दोनों को उड़ा दिया। वो जमीन पर गिरकर बेबस पड़ी थी। उसी वक्त गांव तक ड्रैगन के हमले की गूंज पहुंच गई। जश्न तुरंत रुक गया। सब लोग अपने अपने घरों में भागने लगे। रास्ते में रियो की मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई। रियो ने पूछा, क्या हो रहा है? बुजुर्ग घबराए हुए बोले, राक्षसों ने हमला कर दिया है, पूरा जंगल घिर चुका है, हमें अभी भागना होगा। रियो के दिमाग में सबसे पहले लटीना का ख्याल आया। वो अभी भी बाहर थी। उसने बिना एक पल गंवाए उसकी तरफ दौड़ लगा दी। उधर
डेमी ह्यूमन लड़की एक पेड़ के पीछे छुपी हुई थी, खुद से फुसफुसाती हुई, हमें ड्रैगन को शहर से दूर ले जाना होगा ताकि लोगों को बचाया जा सके। पर कैसे? ये तो सीधी मौत है। लेकिन लटीना एकदम अलग सोच में थी। उसे डर की परवाह ही नहीं थी। उसने खुद ही ड्रैगन का ध्यान अपनी तरफ खींचने का फैसला कर लिया और हुआ भी वही। ड्रैगन पागलपन में पेड़ तोड़ता हुआ उसके पीछे भागा। उसकी नफरत, उसका गुस्सा सब लटीना पर टूट पड़ने को बेताब था। और जब ऐसा लगा कि वो लटीना को मार ही देगा, रियो पहुंच गया। उसने ड्रैगन को एक जोरदार वार मारा और लटीना को उसके सामने से खींच लिया। धीरे से बोला, यही रुको। फिर वो मुड़ा और खड़े खड़े ड्रैगन का सामना करने लगा अपने नंगे हाथों से। अगले ही पल धूल का विशाल गुबार उठा। चारों तरफ से वारों की आवाजें आने लगी। दूर खड़ी लड़की रियो की ताकत देखकर दंग रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ड्रैगन भी हैरान था। उसने अपना मुंह खोला ताकि एक भयानक आग का हमला कर सके, लेकिन रियो उससे भी तेज था। उसने ड्रैगन का मुंह बंद कर दिया और उसके बाद जो वार किया वो इतना जबरदस्त था कि ड्रैगन जमीन पर गिर पड़ा, बिल्कुल बेजान। बाकी ड्रैगन ने अपने नेता को गिरते देखा और डरकर तुरंत भाग निकले। लटीना रोते हुए रियो की तरफ दौड़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। थोड़ी देर में बाकी लड़कियां भी पहुंच गई। रियो की ताकत देखकर सब दंग रह गई और इस तरह वो लंबा डरावना दिन आखिरकार खत्म हुआ। अगली सुबह लटीना ने खुद को संभाल लिया था। उसने रियो से कहा कि वो गांव में ही रहे पर उसका इंतजार जरूर करे। फिर उसने वो बात बताई जिसे वो अब तक छुपाए हुई। वो बोली, शायद ये पागलपन लगे लेकिन प्लीज यकीन कर, ये सच है। मैं इस दुनिया में पैदा नहीं हुई थी। मैं एक दूसरी दुनिया में रहती थी, अर्थ पर, जापान नाम की जगह पर। एक भयानक हादसे के बाद मैं यहाँ पहुंच गई। वो आगे बोली, और तुम सोच रहे होगे कि मैं तुम्हारे इतने करीब क्यों महसूस करती हूँ, क्योंकि तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे कोई था मेरी पिछली दुनिया में। बहुत प्यारा, बहुत अपनों जैसा। और हाँ प्यारे दर्शक, वो जिस इंसान की बात कर रही थी वो रियो ही था। रियो ने धीरे से कहा, मैं तुम पर यकीन करता हूँ। तुमने एक एक शब्द सच कहा है, मुझे पता है। फिर वो मुस्कुराया, वैसे मैं भी जापान से हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में सब समझ लिया था जब तुम सो रही थी, लेकिन तुम खुद नहीं जानती थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। हम दोनों ही अर्थ से हैं और याद रखना, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब से तुम मेरी छोटी बहन हो लटीना। रियो की या कहो हरुटो की ये बात सुनकर लटीना की खुशी की सीमा नहीं रही। कुछ दिन बाद हरुटो अपने सफर की तैयारी करने लगा। जब वो सबसे विदा ले रहा था, हर तरफ से तोहफे आते जा रहे थे, इतने कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ रखे। तभी एक बुजुर्ग ने उसे खास ब्रेसलेट दिया और बोला, ये तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान कर देगा। सच में उस ब्रेसलेट में उसकी हर चीज स्टोर करने की शक्ति थी। हरुटो ये देखकर बहुत खुश हुआ। सब कुछ तैयार होने के बाद वो अपने माँ बाप की धरती की तरफ रवाना हो और यहीं से मेरे दोस्त इस कहानी की नई शुरुआत हो। हरुटो आखिरकार अपने मंजिल पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि उस गांव के सभी लोगों के बाल उसकी तरह काले थे, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि किससे बात करे, कहां से शुरू करे। तो उसने वहां की एक लड़की से कहा, कृपया मुझे गांव के चीफ के पास ले चलो। उस लड़की का नाम रूरी था और वही उसे एक बुजुर्ग औरत साई के घर ले गई। जैसे ही हरुटो अंदर गया, साई ने पूछा, क्या चाहिए बच्चे, तुम यहाँ के लगते नहीं हो। हरुटो ने अपनी कहानी सुनाई और कहा कि वो अपने परिवार की सच्चाई जानने आया है। वो बोला, मेरी मदर और फादर की मौत तब हो गई थी जब मैं बहुत छोटा था। मैं यहाँ उनके पास्ट के बारे में जानने आया हूँ। साई ने उनके नाम पूछे। जैसे ही हरुटो ने नाम बताए, साई का चेहरा अचानक बदल गया। उसने तुरंत रूरी और उसके साथ आई लड़की अल्मा को कमरे से बाहर भेज दिया। जब दोनों बाहर चली गई, साई ने गंभीर आवाज में कहा, मुझे सब शुरुआत से बताओ ताकि मैं तुम्हें सब कुछ बता सकूं। हरुटो बोला, मैं अपनी मदर के साथ जंगल के अंदर बहुत दूर रहता था। मैं अपने फादर को कभी नहीं मिला। मेरी पैदाइश से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। बाद में मेरी मदर भी मारी गई। उन्होंने कहा था कि वो मुझे एक जगह नागुमो ले जाएंगी ताकि मैं अपने परिवार की जड़ें जान सकूं और उनके नाम पर एक सही कब्र बना सकूं। हरुटो की बात सुनकर साई की आंखें नम हो गई। वो हल्का मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, मैं उन्हें अच्छी तरह जानती थी। वे दोनों मेरे बहुत करीब थे। हरुटो हैरान होकर बोला, आप उन्हें कैसे जानती थी? साई ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम्हारे फादर मेरे बेटे थे बच्चे और तुम मेरे ग्रैंडसन हो। हरुटो, ये सुनकर हरुटो हैरान रह गया। साई ने कहा कि उन्होंने उस समय दोनों की नकली कब्रें बनवा दी थी ताकि लोग समझें कि वे मर चुके हैं और उनका पीछा करना छोड़ दें, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा अपराध किया था और पूरा गांव उनके पीछे पड़ा था। वो हरुटो को उन कब्रों के पास ले गई। साई के चेहरे पर गहरी उदासी थी। उसने कहा, बाकी कहानी बताने का अधिकार सिर्फ एक व्यक्ति को है, मैं नहीं। इसके बाद वो वापस घर चली गई और हरुटो कब्रों के सामने बैठकर अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करता रहा। रात में वो घर लौटा, कपड़े बदले और सो गया। अगली सुबह माहौल हल्का फुल्का था। हरुटो खाना बना रहा था और मजाक कर रहा था। कुछ देर बाद उसकी मुलाकात शिन नाम के लड़के से हुई। दोनों तुरंत अच्छे दोस्त बन गए और साथ में शिकार पर निकल पड़े। हरुटो बेहद कुशल था। उसके सामने जो भी आया वो पकड़ लेता। शिन मुश्किल से ही कुछ पकड़ पाया। शाम को हरुटो के कपड़े गंदे थे तो उसने अपनी पावर से एक बाथ बनाया। नहा के बाहर निकला तो रूरी और अल्मा ने उसे देखा और दंग रह गई। उन्होंने पूछा, तुम इतने साफ कैसे हो गए? अंदर क्या किया? हरुटो ने बात का मतलब समझाया। दोनों खुशी खुशी अंदर भागी और उसे आजमाने लगी। अगले दिन हरुटो और साई बात कर रहे थे कि अचानक बाथरूम की तरफ से शोर सुनाई दिया। वहाँ एक आदमी जॉन
और शिन में बहस हो रही थी। जॉन चिल्ला रहा था, बाथरूम के पास क्या कर रहा है? मेरी बहन को पटाने आया है क्या? निकल जा यहाँ से हरामी। जॉन लड़कियों को परेशान कर रहा था। शिन गुस्से में उसे मारने बढ़ा, लेकिन जॉन ने आसानी से उसका हाथ पकड़ लिया और उसका गला दबाने लगा। तभी साई ने कठोर आवाज में कहा, बस हो गया जॉन, अगर तुम पड़ोसी गांव के चीफ के बेटे ना होते तो मैं तुम्हें अभी के अभी कैद कर देती। जॉन ने घमंड में कहा, अरे मेरा कार्ड टूट गया था इसलिए यहाँ रात गुजारने आया था। यही है तुम्हारा मेहमान नवाजी का तरीका? वो ताना मारते हुए वहां से चला गया। पास से गुजरते समय उसने हरुटो को पैर अड़का के गिराने की कोशिश भी की। पर क्या सच में तुम्हें लगता है हरुटो गिर जाता? नहीं, उल्टा जॉन ही लड़खड़ा कर गिर गया और उसकी बुरी तरह बेइज्जती हो गई। थोड़ी देर बाद टैक्स ऑफिसर गांव पहुंचा और उसने भी यही रात बिताने का फैसला किया। हरुटो ट्रेनिंग कर रहा था और रूरी और अल्मा उसकी ताकत दूर से उसे देखकर हैरान थी। उन्होंने पूछा, तुम रोज ऐसे ट्रेनिंग क्यों करते हो? आखिर ये सब किस लिए करते हो? हरुटो को अपना पुराना प्यार याद आ गया, वो लड़की जिससे उसने कभी वादा किया था, चाहे मैं मर भी जाऊं मैं तुम्हारी रक्षा हमेशा करूंगा। हरुटो बोला, बात लंबी है पर सुनो, जब मैं छोटा था मुझे एक लड़की से बहुत प्यार था। उसे सुरक्षित रखने के लिए स्ट्रॉन्ग बनने का मैंने उससे वादा किया था। वो अब कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, पर मैंने ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़ी क्योंकि मुझे लगता है हमारा वादा अब भी जिंदा है। चाहे हम कितनी भी दूर हों, एक दिन हम जरूर मिलेंगे। ये सुनकर दोनों लड़कियां अंदर तक इमोशनल हो गईं और उनके मन में हारुको के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई। रात को आल्मा को जॉन से डर लगने लगा तो वो रूरी के कमरे में जाकर सो गई। जब हारुतो को पता चला तो उसने उन्हें एक मैजिकल स्टोन दिया और कहा, इसे अपने कमरे में रख लेना, कुछ भी हुआ तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा और मैं तुम्हारी रक्षा करने आ जाऊंगा। उन्होंने पत्थर कमरे में रख दिया। उधर रात के अंधेरे में जॉन और उसके साथी दोनों लड़कियों के कमरे में घुसने की प्लानिंग कर रहे थे। जब सब लोग सो चुके थे, जॉन धीरे धीरे उनके कमरे की तरफ बढ़ा। रूरी की आंख खुली और उसने देखा कि जॉन उसके बिल्कुल सामने खड़ा है। उसके मुंह पर हाथ रखकर जॉन फुसफुसाया, आवाज मत करना। तभी आल्मा भी उठ गई। जॉन ने धमकाया, अगर एक शब्द भी निकला ना तो पहले इसे मारूंगा, फिर तुम्हारी बारी होगी। पर क्या जॉन सच में ये सब कर सकता था जबकि हारुतो जिंदा है? उसी पल हारुतो वहां तूफान की तरह घुसा। उसने जॉन के सारे आदमियों को पल भर में मारकर ढेर कर दिया। जैसे ही हारुतो की नजर रूरी और आल्मा पर पड़ी, उसे अपनी माँ की मौत का दृश्य याद आ गया। वो दहाड़ा, ये क्या कर रहे हो तुम? जॉन ने लड़ने की कोशिश की पर हारुतो ने पीछे घूमकर उसका गला पकड़ लिया और गुर्राया। मैंने पूछा, ये क्या कर रहे हो? जॉन की फटकर हाथ में आ चुकी थी। हारुतो ने गुस्से में उस पर लगातार मुक्के बरसाए, एक के बाद एक उसके सिर पर, बिना रुके बिना सोचे। उसका गुस्सा किसी को भी डरा देता। रूरी और आल्मा भी उसकी ताकत देखकर हैरान रह गई। जॉन लगभग मरने ही वाला था कि तभी टैक्स ऑफिसर दौड़कर आया और उसने हारुतो का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, अगर तुमने एक मुक्का और मारा तो ये यही मर जाएगा। मैंने सब देखा है, इसको सजा मिलेगी, पर तुम हारुतो अब आराम करो। हारुतो ने कुछ नहीं कहा और वहां से निकल गया। वो एक पेड़ के पास खड़ा हुआ, गुस्से से कांपता हुआ। उसने खुद से फुसफुसा कर कहा, मैं फिर अपने मकसद से भटक गया। मैं उस हरामजादे को कैसे जीने दे रहा हूँ जिसने मेरी माँ को मारा। मुझे बदला लेना ही होगा, चाहे जो हो। अगली सुबह रियो घर वापस आया। सब लोग दो लड़कियों को बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा कर रहे थे। टैक्स ऑफिसर भी उसकी तारीफ करते नहीं थक रहा था। सुबह होते ही टैक्स ऑफिसर निकलने को तैयार था। उसने जॉन और उसके आदमियों को अपने पिता के पास सजा के लिए भेज दिया। एक बूढ़ी औरत ने उसे एक चिट्ठी दी और कहा, इसे अपने पिता को दे देना। उसने कहा, ठीक है, और निकलने की तैयारी करने लगे। सब लोग मार्केट की तरफ सामान बेचने के लिए साथ चल पड़े। शहर पहुंचकर जॉन और उसके लोग सजा के लिए अंदर ले जाए गए। टैक्स ऑफिसर ने चिट्ठी अपने पिता को दी। उसके पिता का नाम था हयाते। हयाते ने चिट्ठी पढ़ी और उसके चेहरे पर गहरी हैरानी फैल गई। हयाते ने चिट्ठी पढ़ते ही तुरंत अपने बेटे को आदेश दिया, रियो को अभी के अभी लेकर आओ। थोड़ी देर बाद रियो मिल गया और उसे महल में लाया गया। जैसे ही रियो अंदर आया और उनके सामने बैठा, हयाते उसे हैरानी से देखते ही रह गए। उसने कहा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। रियो, तुम बिल्कुल उसी की तरह लगे हो। रियो चौंक गया, किसकी तरह? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? हयाते ने गहरी सांस ली और शुरू से कहानी सुनानी शुरू कर दी। तुम्हारी माँ रॉयल फैमिली की थी, मैं उसका सेवक था और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मेरी ही थी। एक दिन जब मैं सिपाहियों को ट्रेन कर रहा था, तभी एक अजीब सा आदमी आया। वो बहुत ताकतवर था, इतनी शक्ति कि उसने बैटलफील्ड पर अकेले ही दुश्मनों को खत्म कर दिया। हमारी सारी जीतें उसी की वजह से थी। मैंने उसकी ताकत मापने के लिए उसे 1-on-1 बैटल का चैलेंज दे दिया, पर उसने मुझे 2 सेकंड में हरा दिया। उसी दिन से मैंने फैसला किया कि वही राजकुमारी का रक्षक बनेगा। तुम्हारी माँ रियो। धीरे धीरे दोनों करीब आने लगे और एक दिन राजकुमारी उस पर दिल हार बैठी। लेकिन एक रॉयल मीटिंग के दौरान एम्परर का बेटा राजकुमारी को देख बैठा और उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया। रात में उसने अपने आदमी को भेजा राजकुमारी को उठा कर लाने के लिए, पर तुम्हारे पिता ने उसे रोक लिया और एक ही वार में मार डाला। ये खबर सुनकर एम्परर का बेटा पागल हो गया। उसने धमकी दी, मुझे प्रिंसेस से शादी करनी है, नहीं तो देश में युद्ध छेड़ दूंगा। कोई रास्ता
चाहता नहीं था, इसलिए किंग ने तुम्हारे माँ बाप को गांव से दूर भाग जाने में मदद की ताकि वो इन खूनी शिकारियों की नजर से बच सके। वो दोनों भारी दिल से वहाँ से निकल गए। रियो पूरी कहानी सुन रहा था, उसकी आंखें गम और गुस्से से जलने लगी। हयाते ने आके कहा, अब मैं चाहता हूँ कि तुम राजा और रानी से मिलो। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में सब बता दिया है और अभी उनकी सबसे बड़ी इच्छा है तुम्हें देखना। रियो, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? रियो ने बिना सोचे कहा, हाँ मैं चलूंगा। दोनों पैलेस के अंदर पहुंचे। राजा और रानी वहीं बैठे थे और जैसे ही रियो को देखा उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि उनका पोता उनके सामने खड़ा है। रियो ने झुककर नमस्ते किया और वो उनसे प्यार से बात करने लगे। फिर दादा ने रियो से कहा, हमें अपनी पूरी कहानी सुनाओ शुरू से, ताकि हम समझ सकें कि तुमने क्या क्या सहा है। रियो ने धीमे से बोलना शुरू किया, जब मैं छोटा था मैं अपनी माँ के साथ खुशी से रहता था। हम गरीब थे पर हर दिन अच्छा गुजरता। फिर एक दिन मेरे पिता का पुराना दोस्त लूसियस हमारे घर आया। उसने आते ही मुझे पैर से ठोकर मारी और कोई अजीब सी दवाई पीने लगा। माँ दौड़कर आई और पूछा, क्या कर रहे हो? उसने रोकने की कोशिश की लेकिन लूसियस ने उस पर हमला कर दिया और मेरी आंखों के सामने मेरी माँ को मार डाला। मैं जम गया था, हिल भी नहीं पाया। मुझे तो ये भी समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया, पर मैं कसम खाता हूँ जिस दिन वो मुझे दोबारा मिलेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अपनी माँ का बदला लेकर ही दम लूंगा। किंग और क्वीन ये सब सुनकर टूट गए। उन्होंने पूछा, रियो, क्या तुम अब भी इसी रास्ते पर चलना चाहते हो? क्या तुमने कभी इसे छोड़ने के बारे में सोचा है? रियो ने दृढ़ आवाज में कहा, हाँ, इस रास्ते में अंधेरा है, दर्द से भरा है, पर यही मेरा रास्ता है। जब तक उस कुत्ते को नहीं मार दूंगा जिसने मेरी माँ का खून किया, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। दादा ने उसकी हिम्मत देखकर कहा, शानदार, पर तुम्हारी ताकत को सच में परखना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हयाते के साथ एक लड़ाई करो। उसे आज तक सिर्फ तुम्हारे पिता ने हराया है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम सच में बदला लेने का हक रखते हो या नहीं। रियो ने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ। सब ट्रेनिंग अरीना की तरफ बढ़े। हयाते ने अपनी बाहें ऊपर की और पूरी ताकत से रियो पर हमला कर दिया। वो सोच रहा था कि रियो एक कमजोर सा लड़का है, पर उसे क्या पता था कि रियो उसे बच्चों की तरह हरा देगा। देखने वाले सभी लोग हैरान रह गए। लेजेंडरी हयाते रियो के सामने टिक ही नहीं पा रहा था। हयाते पीछे हट गया। वो अपनी अल्टीमेट टेक्निक इस्तेमाल करने की तैयारी करने लगा। हयाते को लगा था कि उसका अल्टीमेट मूव काफी होगा रियो को ढेर करने के लिए, लेकिन रियो ने अपनी सबसे शक्तिशाली चाल वाटर स्पिरिट टेक्निक छोड़ दी और इतनी जबरदस्त शक्ति से वार किया कि हयाते जमीन पर गिर पड़ा। किंग और क्वीन दंग रह गए। उन्होंने कहा, बहुत बढ़िया रियो, अब हमें कोई चिंता नहीं है। जब तुम्हारी यात्रा पूरी हो जाए हमारे पास लौट आना, हम तुम्हारा हर बार खुले दिल से स्वागत करेंगे। रियो ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं वापस आऊंगा। इसके बाद रियो गांव वापस लौट आया। सब लोग पहले ही अंदर जा चुके थे, पर रूरी ने उसे माँ बाप के कब्र के पास खड़ा देखा। रियो धीरे से फुसफुसा रहा था, अब मुझे पूरी सच्चाई पता है, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा, फिक्र मत करो, अलविदा। फिर वो घर आया और रूरी को सारी बात बता दी। ये सुनकर रूरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे पता चला कि रियो उसका कजन है और वो खुशी से खिल उठी। बाद में रियो ने अपनी दादी से कहा कि वो हमेशा के लिए यहाँ नहीं रुकेगा, वो अगली हार्वेस्ट तक रुकेगा, फिर अपनी दुनिया घूमने की यात्रा जारी रखेगा। बूढ़ी औरत ने उसे रोका नहीं। वो बोली, ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें सही लगे। दिन बीतते गए। रियो धीरे धीरे गांव की जान बन गया। हर किसी की मदद करता, हर कोई उससे लगाव रखने लगा। गांव की जिंदगी गर्मजोशी और सुकून से भरी थी। एक दिन रियो आल्मा को कुछ सिखा रहा था। तभी आल्मा को एहसास हुआ कि वो सिर्फ 2 महीने और रुकेगा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने धीरे से कहा, ठीक है, समझ गई, और रोती हुई घर चली गई। उसका भाई शिन उसे रोते देख तुरंत समझ गया। आल्मा ने कहा, रियो ने कुछ गलत नहीं किया, गलती मेरी है। वो 2 महीने बाद गाँव छोड़ देगा, बस इसी बात से मैं टूट गई। शिन सब समझ गया। उसकी बहन को रियो से गहरा प्यार हो चुका था। वो रियो की दादी के घर गया और दरवाजा खटखटाया। रियो बाहर आया और पूछा, शिन, इस वक्त कैसे आना हुआ? अचानक शिन घुटनों पर बैठ गया, सर झुकाकर बोला, कृपया हमारे गांव में रुक जाओ। मुझे पता है मैं स्वार्थी लग रहा हूँ, पर मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मत जाओ। आल्मा ने अपने भाई को अपने लिए घुटनों पर बैठे देखा। उसका दिल और टूट गया। वो दौड़कर आई और माफी मांगने लगी। शिन आंसू भरी आंखों से बहन को देख रहा था, समझ नहीं पा रहा था क्या करे। धीरे धीरे रियो को भी सब समझ आने लगा कि आल्मा क्यों इतनी टूट रही थी। दिन बीतते गए, महीने निकल गए। फिर वो दिन आया जिसका सबको इंतजार था, हार्वेस्ट डे। रियो अपनी यात्रा की तैयारी कर रहा था और पूरा गांव उसकी बनाई हुई खाने की चीजें खाते हुए खुशी से जश्न मना रहे थे। तभी आल्मा उसके पास आई और बोली, रियो मेरे साथ चलो। रियो उसके पीछे पीछे गया। आल्मा सामने खड़ी थी, चेहरा शर्म से लाल, आवाज कांप रही थी। उसने धीरे धीरे अपने दिल की बात कह दी, रियो मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। रियो ने उसकी बात सुनी, फिर नरमी से बोला, मुझे माफ करना आल्मा, मैं तुम्हारे एहसास का जवाब नहीं दे सकता। आल्मा ने लाख कोशिश की उसे मनाने की, पर रियो का दिल पहले ही उस दूसरी लड़की पर आ चुका था, जिसे उसने गांव में आते ही अपना दिल दे दिया था। दूर खड़े शिन ने ये सब देखा, अपनी बहन का दिल टूटते देखा, पर वो कुछ भी नहीं कर सका। अगली सुबह रियो ने अपना सारा सामान बांध लिया और गांव छोड़ने की तैयारी कर ली। सब लोग उसे विदा करने आए, हर कोई उदास था, पर आल्मा नहीं आई। ये देखकर रियो और भारी हो गया। उसे महसूस हुआ कि उसने सच में उसका दिल तोड़ दिया है। गांव से निकलते समय उसने आल्मा को रास्ते में खड़ा पाया। वो उसका इंतजार कर रही थी। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे पता
पता है तुम मुझे अभी प्यार नहीं करते, पर मैं हार नहीं मानूंगी। मैं आखिरी सांस तक कोशिश करूंगी। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी रियो।